नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में लखनऊ शहर है, वहीं के पास में गांव होता है जिसका नाम होता है अकबरपुर। तो वहाँ पर दोस्तों मदन लाल रहा करता था। और मदन लाल के बारे में बता देता हूँ। इसकी जो ज़मीन होती है करीब 20 एकड़ के आसपास इसकी ज़मीन होती है, जिसमें कि वो खेती किसानी किया करता था और कई सारे मजदूर भी इसने लगा के रखे थे। अब मदन लाल के पास पैसा बहुत था, अच्छी खासी उसके पास ज़मीन थी। लेकिन मदन लाल की आदत ख़राब थी दोस्तों। उसकी आदत थी शराब पीने की। डेली उसको शराब चाहिए और ख़ास तौर से शाम को। इसके अलावा शराब के अलावा शराब का शौकीन था, वो महिलाओं का शौकीन था। कई महिलाओं के साथ जो है उसके इस प्रकार से अवैध संबंध थे। अब मदन लाल की क्योंकि दोस्तों वाइफ करीब बोले तो 10 साल पहले एक्सपायर हो चुकी थी बीमारी के चलते, तो इस प्रकार से उसके शौक होते हैं। लेकिन मदन लाल की भी अब उम्र हो गई थी। और मदन लाल के घर परिवार के बारे में बता दूं तो मदन लाल के 2 बेटे होते हैं और दोनों बेटों की शादी हो गई थी। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि ट्रेजेडी हो जाती है। मदन लाल का जो बड़ा बेटा होता है, जब उसकी शादी हुई थी, शादी होने के बाद जो है मदन लाल का बड़ा बेटा और उसका जो छोटा बेटा है अपनी मोटरसाइकिल से शहर की तरफ कुछ काम से जा रहे थे। लेकिन उधर हादसा हो जाता है इन दोनों बेटों के साथ। तो मदन लाल का जो बड़ा बेटा होता है दोस्तों, वो तो उधर ही एक्सपायर हो जाता है जब इनका एक्सीडेंट होता है। एक जो है बस होती, बस से एक्सीडेंट होता है। लेकिन छोटा बेटा बच जाता है और छोटा बेटे का नाम था राकेश। लेकिन राकेश बच तो जाता है, लेकिन उसको भी पैरालिसिस हो जाता है। मतलब जो लकवा होता है, लकवा मार जाता है, जिस कारण वो बिस्तर पर ही रहता है। जिंदा तो रहता है लेकिन बिस्तर से अभी उठ नहीं पाता है। तो ये बहुत बड़ा एक अपने आप में दोस्तों उसको मदन लाल को दुख लगा था कि मेरा बड़ा बेटा भी जो एक्सपायर हो गया और छोटे बेटे को पैरालिसिस हो गया। अब दोस्तों बड़े बेटे की शादी तो हो गई थी, उसके बाद छोटे बेटे की भी शादी हो जाती है। बड़े बेटे की जो पत्नी होती है उसका नाम होता है मधु, जो कि आज की डेट में विधवा थी। और छोटे बेटे की पत्नी का नाम होता है रेखा। तो दोस्तों बड़े बेटा जब एक्सपायर होता है तो उसकी जो पत्नी होती है, या बोले तो मदन लाल की बड़ी जो बहू होती है, वो घर छोड़कर नहीं जाती है। तो दोस्तों उसका कारण था, सबसे पहले तो देखिए इन दोनों के कोई बच्चे नहीं हैं। जैसे मधु हो गई, छोटी बहू इसकी रेखा हो गई, दोनों को कोई बच्चे नहीं थे। लेकिन मधु पैसे के लालच में, मतलब वो सोचती है अगर मैं इधर रहूँगी तो अच्छी खासी ज़मीन, जब बंटवारा होगा तो अच्छी खासी ज़मीन मुझको मिलेगी। मतलब कम से कम आधी ज़मीन मुझको मिलेगी और आधी जो उसका छोटा बेटा है उसको मिलेगी। तो इस लालच में मधु घर छोड़कर नहीं जाती है, जबकि मधु को कोई बच्चा भी नहीं था। हालांकि रेखा को कोई बच्चा नहीं हुआ अभी तक। तो मधु इस लालच में नहीं जाती। और मधु का जो परिवार है दोस्तों बहुत ही गरीब था, बहुत ही गरीब घर की थी। तो वो सोचती है कि इधर अच्छा खासा मैं ऐश कर रही हूँ, अच्छे बड़े घर में रह रही हूँ, तो उधर अपने मायके जाके करूँगी क्या। तो इस प्रकार से थोड़ी सी लालची किस्म की इसकी बड़ी बहू थी, जो कि आज की डेट में अकेले रहा करती थी। अब जो मदन लाल होता है उसको भी कोई एतराज़ नहीं होता है। वो सोचता है रह रही तो रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, बेटा तो चला गया है लेकिन ठीक है, इसकी पत्नी रह रही तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों ऐसे दिन बीतते रहते हैं। लेकिन मदन लाल, जैसे कि मैंने बताया कि दोस्तों कहीं ना कहीं जो है नाले का ढीला आदमी होता है। अब एक दिन की बात है, मधु को जो है मायके जाना था। मधु की जो माँ की तबीयत खराब हो जाती है, तो मधु अपने ससुर से बोलती है मदन लाल से कि ससुर जी ऐसी सी बात है, मेरी माँ की तबीयत खराब है तो मुझको जाना पड़ेगा। तो इधर मदन लाल बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुमको छोड़ देता हूँ, मुझको भी उधर ही शहर जाना है, काम है, तो मैं तुमको छोड़ दूंगा अपनी कार से। तो इधर पर दोस्तों ऐसा ही होता है, वो अपनी कार में बिठाता है मधु को और शहर की तरफ निकल पड़ता है। और बीच में उसका गांव पड़ता है मधु का, तो वो सोच रहा था कि वहाँ पर मैं छोड़ दूंगा। अब दोस्तों मधु इधर जब कार में बैठी थी तो देखती है कि ससुर अकेले हैं, तो इनसे क्यों ना कुछ बात की जाए। तो ऐसी बातचीत होती है और उतने में मधु बोलती है कि ससुर जी ऐसा करते हैं कि आप बंटवारा कर दो, क्योंकि बंटवारा कर दो तो उससे अच्छा रहेगा। कुछ आधी ज़मीन मेरे नाम कर दो और आधी ज़मीन जो है आपका जो बेटा है जिसको लगवा हुआ है उसके नाम कर दो, तो उसकी बीवी के भी काम आ जाएगा। आप हो, कल के दिन आपको कुछ हो गया, जैसे कि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, तो आधी ज़मीन मेरे नाम कर दो। अगर आधी नहीं भी करना चाहते हो तो थोड़ी कम कर देना, लेकिन मेरे नाम कर दो। तो मदन लाल बोलता है देखो मैं एक फूटी कोड़ी की भी ज़मीन जो है तुम्हारे दोनों के नाम नहीं करने वाला हूँ। मैं जब तक जिंदा हूँ तो मैं ज़मीन जायदाद किसी का भी बंटवारा नहीं करने वाला हूँ। अब इधर दोस्तों इस प्रकार से मधु से बोलता, मधु को बुरा लगता है। और ये दोस्तों मधु कई बार पैसे भी मांगती थी खर्चे पाने के लिए, तो पैसे भी नहीं देता था मदन लाल बड़ा ही जो है इस किस्म का इंसान था, मतलब बहुत कंजूस किस्म का इंसान था। तो दोस्तों इसकी जो बहू होती है वो भी कम चालू नहीं होती। मधु बोलती है देखो ससुर जी,
अगर तुम मेरे नाम पर ज़मीन कर दोगे तो इसके बदले आपको और भी कुछ मिल सकता है। तो मदन लाल बोलता है क्या मिल सकता है। तो मधु बोलती है देखिए ससुर जी, सबको पता है, पूरे गांव को पता है कि आप जो है किन किन महिलाओं के पास जाते हो और महिलाओं के काफ़ी शौकीन हो, सबको पता है, पूरे गांव को पता है। तो इधर पर आप चाहें तो जो है मेरा भी फ़ायदा उठा सकते हो। अब दोस्तों इधर पर इस प्रकार से कुछ बातचीत होती है। तो मदन लाल नाड़े का ढीला आदमी था, जैसे कि मैंने बताया। तो मदन लाल तो दोस्तों इसी फिराक में ही था, कई बार सोचता भी था कि इस प्रकार से किया जाए। तो इधर से तो मधु ने बोल दिया। तो इधर मदन लाल बोलता ठीक है, मैं तुम्हारे नाम जो है कुछ ज़मीन कर दूंगा, लेकिन ठीक है इसके बदले अगर तुम ये सब मेरे साथ हंसी खुशी से करना चाहती हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मदन लाल बोलता है कि देरी क्यों, फिर जब ये करना ही है तो अभी से शुरुआत करते हैं। तो मधु भी तैयार रहती है। तो ये अपनी कार को उधर ही जंगल के पास में रोकता है और उधर ही इस प्रकार से ये आपसी सहमति से जो है संबंध बनाते हैं। तो इधर दोस्तों देखिए, इधर ससुर को भी मतलब यही चीज़ चाहिए थी और मधु को भी जो है ज़मीन चाहिए थी। दोनों का इनमें मतलब दोनों का अपना अपना फ़ायदा था इसमें। तो दोनों इस प्रकार से काम करते हैं और इस प्रकार से वो उसके गांव में छोड़ देता है। अब इधर मदन लाल को काफ़ी मज़ा जाता है। मदन लाल छोड़कर घर आ जाता है, घर आता है और घर में खाना वगैरह खाता है। इस प्रकार से दोस्तों करीब 2 दिन का समय होता है। 2 दिन का समय होता है तो इधर पर जो छोटी बहू इसकी होती है, जिसका नाम होता है रेखा, रेखा बोलती है कि ससुर जी मुझको कुछ पैसे की ज़रूरत है, कुछ सामान लाना है, मुझे कपड़े भी लाना है, कपड़े के अलावा मुझे कुछ खर्चे पाने के लिए पैसे चाहिए, कुछ और भी ऐसा सामान होता है मुझको लाना रहता है। आप सिर्फ गिनती के पैसे देते हो जिससे कि इनकी दवाई आ पाती बस, क्योंकि उसके पति को जैसे कि मैं बताया कि पैरालिसिस हो गया था दोस्तों, छोटे बेटे राकेश को। इधर मदन लाल मना कर देता है, बोलता है देखो रेखा, ज़्यादा फालतू पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास कपड़े भी हैं और तुम कहाँ जा रही हो, किसको दिखा रही हो, ज़रूरत क्या है, तो इधर पैसे में देने वाला नहीं, फालतू खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो इधर रेखा को काफ़ी गुस्सा आता है। रेखा जब भी पैसे मांगती देता नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया दोस्तों मदन लाल काफ़ी कंजूस किस्म का इंसान था। तो इधर साफ साफ रेखा को मना कर देता है। अब दोस्तों इधर करीब 4 दिन होते हैं, मधु का फ़ोन आता है। मधु बोलती है कि ससुर जी लेने आ जाओ। अब इसका ससुर दोस्तों लेने जाता है उसके गांव, मतलब उसके मायके, और लाते समय फिर ये जंगल में गाड़ी रोकता है और फिर इस प्रकार से मधु के साथ काम करता है। तो अब मधु घर आ जाती है दोस्तों, और कुछ दिन के बाद क्या होता है दोस्तों, मधु पैसे मांगती है। मदन लाल से बोलती है कि मुझको कुछ खर्चे पाने के लिए पैसे चाहिए, कुछ मुझको सामान लाना है। तो इधर मदन लाल उसको फट से पैसे निकाल के दे देता है। मदन लाल उसको 3,000 रुपये निकाल कर दे देता है। अब जब मदन लाल मधु को पैसे देता है तो रेखा सोचती है कि मुझको तो पैसे दिए नहीं, मुझको तो ससुर मना कर देता है, लेकिन मधु पे काफ़ी फिदा है। तो उसको कुछ ना कुछ दाल में काला लगता है। तो वो मधु जो होती है, बड़ी बहू जो होती है, या बोले तो दोनों देवरानी जेठानी जब आपस में बात करते हैं तो रेखा मधु से बोलती है कि तुमको तो पैसे ससुर जी दे देते हैं, मुझको क्यों मना करते हैं। तो मधु बोलती है मुझे क्या पता भाई, मैं उनकी लाडली बहू हूँ इसलिए मुझे देते होंगे, मैं उनका काम करती हूँ सब। तो रेखा बोलती मैं भी घर का सब काम करती हूँ, उनको खाना भी देती हूँ। लेकिन इधर मधु कुछ सच्चाई नहीं बताती है। लेकिन रेखा समझ जाती है कि उसका ससुर आजकल मधु पे काफ़ी फिदा होता है, बात भी करता है तो अच्छे से हंस के बात करता है और मुझसे अच्छे से बात नहीं करता। इस प्रकार से दोस्तों चलते जाता है। अब एक दिन जो है मधु मदन लाल से बोलती है देखो ससुर जी, आप जल्द से जल्द ज़मीन मेरे नाम कर दो, अब तो काफ़ी दिन हो गए हैं। तो मदन लाल बोलता है रुक जाओ, सही वक्त आने पर मैं ज़मीन जो है आधी ज़मीन तुम्हारे नाम कर दूंगा, चिंता मत करो, बाकी तुम्हें खर्चे पाने के लिए पैसे तो दे ही रहा हूँ ना। तो इस प्रकार से चलता रहता है। लेकिन एक दिन की बात है दोस्तों, करीब आधी रात का समय हो रहा था, 2:30 बज रहे थे। 2:30 बजे कुछ आवाज़ें आती हैं। रेखा को कुछ आवाज़ सुनाई देती है जब वो पानी पीने के लिए उठती है। अब वो देखती है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, कुछ अजीब सी आवाज़ें होती हैं। तो अब वो सबसे पहले मधु के कमरे में जाती है। मधु कमरे में जाती, मधु उधर पर नहीं मिलती है। अब वो सोचती मधु गई तो गई कहाँ। अब जब ये ससुर मदन लाल कमरे में जाती है तो आवाज़ वहाँ से आ रही थी। अब इधर रेखा समझ जाती है कि ये जो मधु है ये मदन लाल के रूम में है, मतलब वो उसका ससुर उसके कमरे में है। अब रेखा को तो टाइम लगता नहीं दोस्तों, वो समझ जाती कि चक्कर क्या है। यही चक्कर है जिससे कि उसका ससुर मधु पर फिदा था, उसको कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करता था, पैसा भी देता था। अब इधर रेखा दोस्तों सोचती ये तो दिक्कत वाली बात होगी, मतलब ये पूरी ज़मीन जायदाद तो मधु के नाम कर देगा मेरा ससुर। अब इधर रेखा सोचती है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मदन लाल को अपने कब्जे में लेना पड़ेगा, मतलब ससुर को कब्जे में लेना पड़ेगा। तो एक दिन की बात है दोस्तों, मधु घर पर नहीं थी। मधु कुछ काम से गई थी, कुछ सामान वगैरह लेने। मदन लाल उसके ससुर ने उसको कुछ पैसे दिए थे।
तो उधर पर वो काम से गई थी और जो राकेश है वो तो वैसे बिस्तर से कमरे से मतलब निकल ही नहीं पाता था, बिस्तर से उठ ही नहीं पाता था क्योंकि उसको पैरालिसिस हुआ था। उसका जो देवर रेखा का जो पति होता है। तो इधर ससुर जब अकेले मिलता है तो ससुर से रेखा फिर से बोलती है, देखो ससुर जी, आप जो है मेरे नाम पर कुछ ज़मीन कर दीजिए, क्योंकि देखिए बंटवारा कर दोगे तो अच्छा होगा और आप मुझको कुछ पैसे भी नहीं देते जब भी मैं मांगती हूँ और मधु को देते हो आप। तो इधर पर मदनलाल ससुर बोलता है वो मेरी मर्जी है, मैं किसको पैसे देता हूँ किसको नहीं। तो रेखा बोलती है, देखो ससुर जी ऐसा है, जो काम आप मधु के साथ करते हो वो मेरे साथ भी कर सकते हो, मैं भी तैयार हूँ, लेकिन आधी ज़मीन मेरे नाम ज़रूर होना चाहिए। और मुझको सब पता है कि आप और जो मधु है, मेरी जो जेठानी है, क्या चल रहा है आप दोनों के बीच। अब इधर मदनलाल के पहले तो होश उड़ जाते हैं, मतलब उसको सारी चीज़ बातें पता लग गई, लेकिन वो खुश भी होता है कि रेखा भी मान गई, मतलब रेखा भी करने के लिए तैयार है। क्योंकि देखो उसका पति तो कुछ वैसे भी करने के काबिल नहीं था, मतलब या बोले तो उसका बेटा राकेश। तो मदनलाल दोस्तों वैसे ही मैंने बताया कि नाड़े का ढीला आदमी था, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इधर पर रेखा भी उसके साथ इस प्रकार से संबंध बनाती है। तो अब मदनलाल के तो ऐस हो गए, दोनों बहू के साथ इस प्रकार से कारनामे करता था और सिर्फ पैसे के लालच में काम हो रहा था दोस्तों। मदनलाल भी उनको आश्वासन देता था कि मैं तुमको ज़मीन दूंगा, और ये भी रेखा और मधु इसी उम्मीद पे कि ये हमको ज़मीन देगा। लेकिन दोस्तों कहानी में मोड़ आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा मोड़ आने वाला था, ये इनको नहीं पता। अब दोस्तों इसने खेत में कई सारे मजदूर ला के रखे थे मदनलाल ने, कई महिला भी होते हैं, कुछ महिला हैं, पुरुष सब होते हैं। तो इधर पर होता क्या है दोस्तों, एक महिला आती थी जो कि विधवा महिला होती है, उसकी एक लड़की होती है। ये दोनों माँ बेटी खेत में काम करते थे, मतलब नए नए आए थे, अभी कुछ ही दिन हुए थे। तो मदनलाल देखता है कि ये जो विधवा महिला की बेटी है काफ़ी मतलब सुंदर है देखने में, और इसका दिल आ जाता है। अब दिल आ जाता है तो सोचता है कैसे न कैसे इसको हासिल किया जाए, लेकिन ये हासिल करने में नाकामयाब होता है। तो इधर एक दिन ये उस विधवा महिला से बात करता है, बोलता है कि देखो ऐसा है कि तुम, मुझको पता है गरीब हो, तुम माँ बेटी दोनों काम करती हो, लेकिन मैं तुम्हारी गरीबी दूर कर सकता हूँ। तो विधवा महिला बोलती कैसे? वो बोलता है कि देखो मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, डायरेक्ट इस प्रकार से बोलता है। अब जब शादी की बात सुनती है तो पहले तो वो जो विधवा महिला होती है वो हैरान हो जाती है कि भाई इसकी उम्र क्या है और मेरी बेटी की उम्र क्या है, बाप की उम्र का ये आदमी है, हालांकि पैसा बहुत है मदनलाल के पास, ये उसको पता है। तो इधर विधवा महिला बोलती है कि आपकी तो लेकिन उम्र इतनी है, ये रिश्ता कैसे हो सकता है? तो इधर मदनलाल बोलता है देखो ऐसा है, अगर मुझसे जो है शादी कराती हो तुम अपनी बेटी की, तो वो ऐश करेगी और सारी मेरी जो जायदाद वगैरह है वो उसको मिल सकती है, इस प्रकार से लालच देता है। अब वो विधवा महिला मान जाती है, वो वैसे गरीब होती है, वो अपनी बेटी की शादी के लिए मान जाती है और उसको वो अपनी बेटी को भी मना लेती है। अब लेकिन दोस्तों इधर होता क्या है कि वो एक बार अपना घर वगैरह दिखाने माँ बेटी को दोनों को लाता है। अब जब माँ बेटी को घर दिखाने लाता है तो मधु और रेखा को समझ में नहीं आता है कि ये लड़की कौन है और इसके साथ इसकी माँ क्या कर रही है। लेकिन जब बातचीत होती है तो उनको समझ में आ जाता है कि इधर कुछ न कुछ दाल में काला है। तो मदनलाल ये अपने ससुर से मधु और रेखा पूछती हैं कि ये घर पर क्यों आए थे और इस प्रकार से आप बात कर रहे थे, कोई रिश्तेदार हैं क्या? तो मदनलाल बोलता है देखो ऐसा है कि मैं उसकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, कब तक मैं अकेला रहूँगा। तो जब इस शादी की बात करता है तो इधर मधु और रेखा के तो होश उड़ जाते हैं। वो सोचती हैं कि ये तो हम दोनों की इतने दिनों से मज़े ले रहा था और शादी और कहीं करना चाह रहा है, ये मतलब बुढ़ा पागल हो गया ये तो ससुर हमारा। अब इधर ये बोलती हैं कि आप ससुर जी ऐसे कैसे कर सकते हो, आपकी उम्र हो गई, आपकी बेटी समान वो लड़की है। तो इधर वो उसका ससुर बोलते हैं देखो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इससे क्या मतलब है, तुम्हें रहना हो रहो, नहीं रहना मत रहो, घर छोड़कर चले जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जहाँ तक मेरा बेटा राकेश है वो तो पलंग पे पड़ा हुआ है, उसके लिए मैं कोई नौकर रख लूँगा जो उसकी देखभाल किया करेगा। अब इनके होश उड़ जाते हैं। अब मधु और रेखा दोस्तों इधर काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और उनको पता है कि अगर ये मदनलाल ने शादी कर ली तो पूरी ज़मीन जायदाद वो जिससे शादी करने वाला है उसकी हो जाएगी, क्योंकि वो मदनलाल की फिर तो बीवी हो जाएगी। तो इधर ये मधु और रेखा को काफ़ी गुस्सा आती है। तो दोस्तों इधर रेखा और मधु फिर प्लान बनाते हैं। वो बोलते हैं कि ये ससुर जो है हम दोनों के तो मज़े लेता ही लेता है, लेकिन और प्रॉपर्टी और किसी के नाम करने वाला है, मतलब ये तो बुढ़ा शादी करने वाला है। तो ये सोचते हैं कि इसको सबक तो सिखाना पड़ेगा। तो इधर पर होता क्या है कि दोस्तों ये प्लान बनाते हैं कि अगर मदन लाल को हम रास्ते से हटा देते हैं इसकी शादी से पहले पहले, तो कानूनी तौर पर ये ज़मीन जायदाद वैसे हमारी आधी आधी हो जाएगी। और ये सही भी बात थी दोस्तों। तो ये मधु और रेखा को पता रहता है, ये वो पता कर लेते हैं। तो अब इधर पर एक दिन की बात है दोस्तों, ये मदन लाल रात में आता है
रात में आता है, शराब पीकर आता है। तो अब इधर पर ये दोनों और शराब पिलाती हैं और बोलती हैं कि ससुर जी आज जो है, आज आपको दोनों के साथ काम करना है। आप पहले तो खाना खाइए, शराब पीजिए और आपको दोनों के साथ काम करना है। तो इधर मदन लाल भी हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि अरे आज तो ये हो क्या रहा है, आज तो ये दोनों बहुएं जो हैं अपनी मर्ज़ी से इस प्रकार से दोनों एक साथ ऐसा कुछ जो है वो उसको बोलती हैं। तो इधर काफ़ी शराब पिलाई जाती है। अब शराब पिलाने के बाद इसको कमरे में ले जाया जाता है। अब इसने इतनी शराब पी ली थी कि सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। ये जानबूझ के उसको शराब पिलाती हैं और शराब पिलाने के बाद दोस्तों इधर मदन लाल से बोलती हैं कि देखो ऐसा है ससुर जी, आपको कुछ ये कागज़ भी बनवा लेती हैं, इधर आपको साइन करना पड़ेगा। तो ये मदन लाल बोलता है ये क्या चीज़ है। तो वो जब पढ़ता है वो देखता है कि भाई प्रॉपर्टी आधी आधी मधु और रेखा के नाम मतलब लिखे हुए थे, प्रॉपर्टी के कुछ कागज़ थे। तो इधर मदन लाल मना कर देता है। मदन लाल बोलता है कि ये सब मैं नहीं करूँगा, मैंने पहले ही मना कर दिया है, मैं प्रॉपर्टी अभी तुम्हारे नाम नहीं करूँगा। तो इधर रेखा और मधु बोलती हैं कि देखो हम दोनों तुमको खुश रखेंगे, चिंता मत करो, आपको शादी भी करनी कर लो, लेकिन बस इधर साइन कर दो। लेकिन वो साइन नहीं करता है। अब साइन नहीं करता, इधर विवाद बढ़ जाता है। इधर मदन लाल जो है मधु को एक तमाचा भी मार देता है। वो थोड़ी सी बदतमीजी करती है। अब जब तमाचा मारता है तो इधर भाई झूमा झटकी होती है, झूमा झटकी होती है और इधर जो है पीछे से मधु वार करती है एक धारदार हथियार से। और वार करती है, वो वहीं पर ढेर हो जाता है। उसके हाथ पैर बांध देती हैं। हाथ पैर बांधने के बाद उसको इतना मारा जाता है मदन लाल को कि उसकी कुछ ही देर में जान निकल जाती है। और ये दोनों मारती रेखा और मधु। और इधर पर जो है उसके कई अंगों को काट भी दिया जाता है, ऐसा सुनने में आता है, क्योंकि काफ़ी गुस्से में थी। क्योंकि मदन लाल कुछ भी हो जाए, इनका ससुर जो है इनके नाम पर ज़मीन जो है इनके नाम पर ज़मीन करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। तो ये दोनों हत्या कर देती हैं। इधर चिल्ला चोट होती है। राकेश भी बगल में जो कमरा था वो सुनता है, लेकिन वो तो वैसे ही लगवा का मरीज़ था, उठ नहीं पाता है, बस चिल्लाता है क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो तुम लोग, बस। तो इधर पर दोस्तों जब ये अंजाम देते हैं तो अब इनके पास कोई उपाय तो था नहीं। अब इधर पर दोस्तों पुलिस आती है, क्योंकि इधर पर जब चिल्ला चोट इतना हो रहा था तो आस पड़ोस वाले भी सुन लेते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जब वो अंदर देखते हैं तो इधर हैरान हो जाते हैं। तो उनमें से एक पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस दोनों गिरफ्तार करते हैं, मतलब दोनों महिलाओं को गिरफ्तार करते हैं, दोनों बहुओं को, इसकी मधु और रेखा को। वो गिरफ्तार करने के बाद सारी बातें ये बताती कि ऐसी सी बात थी, ये हमारा ससुर हमारे मज़े लेता था और हमसे झूठ बोलता था कि प्रॉपर्टी नाम कर देंगे, और इसने प्रॉपर्टी नाम नहीं करी और उल्टा नई शादी करने वाला था। ये मदन लाल क्या है, इसका इनका जो ससुर होता है दोस्तों, ये बोर हो जाता था, एक महिलाओं के साथ ज़्यादा दिन नहीं रहता था। ये मधु रेखा को इसकी सच्चाई नहीं पता थी, वो बहुत ही जल्दी बोर हो जाता था। तो इधर पर दोस्तों इस प्रकार से मामला था। लेकिन पुलिस बोलती है कि अब तो तुम दोनों को सज़ा मिलेगी क्योंकि तुम दोनों ने जो भी है कत्ल तो किया है। तो इधर दोस्तों सबके होश उड़ जाते हैं, गांव वालों के भी, कि दोनों बहुओं ने जो है मिलकर इतना बड़ा जो है कारनामा या कांड कर दिया। तो ये थी दोस्तों आज की घटना। इधर मेरे वीडियो बनाने का जो पर्पस है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है। गलत काम का गलत नतीजा। मदन लाल ने भी गलत किया, रेखा ने भी, और जो मधु उसकी बहू होती है उसने भी, मतलब दोनों बहुओं ने भी गलत किया, मदन लाल ने भी। तो इन तीनों को सज़ा मिली। मदन लाल जो इनका ससुर था वो तो ये दुनिया छोड़कर चला गया, और ये दोनों जो है अब जेल में उम्र भर जो है चक्की पीसेंगे। तो ये थी दोस्तों आज की घटना। वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, और इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ मैं। अगर हमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।